नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान चौधरी कामरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बड़ी अहम शख्सियात जिनका मैं आपसे तारुफ़ कराता हूँ। पहले नंबर पे हैं मोहम्मद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और नाजरीन दूसरे दोस्त हैं जी मोहम्मद शाफी भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो दोबारा से कोविड-19 है। कोविड-19 एक बीमारी, ऐसी बीमारी है जो बंदे से बंदे को फैलती है और बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो उसकी एहतियाती तदाबीर में जो बेसिक एहतियाती तदाबीर में से है वो तो है, एक मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें और कम से कम हर घंटे 2 घंटे के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। ये तो एहतियाती तदाबीर में से है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक ज़बरदस्त तरीका अपनाया है कनाडा में इसको कंट्रोल करने के लिए। कुछ शहरों में यहाँ पे एमरजेंसी नाफज हो गई है। और एमरजेंसी कैसे कि रात के टाइम में, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। अगर कोई मेरा दोस्त पाकिस्तान में या कोई ओहदेदार जो गवर्नमेंट के ओहदेदार हैं वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस चीज़ को पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिन में हम लोग वहाँ पे, जैसे कि खान साहब ने पहले भी पूरा कोई कर्फ्यू या कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं किया, तो लेकिन रात को पाकिस्तान में भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक तरीका है कि रात को एक कर्फ्यू सा लगा दें, एक लॉकडाउन कर दें कि भाई चलो दिन में कारोबार भी कर लिया और सारा कुछ हो गया, लेकिन रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे जैसे यहाँ पे किया तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि समहाउ वो जो रात को लोग बाहर निकलते हैं कम से कम वही कंट्रोल हो जाएं। उससे अगर कोई फैल रहा है तो इसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है और हमारे जैसे मुल्क में ये भी मसला नहीं रहेगा कि रोज़गार का मसला है। तो रात को कम से कम, रात को ख़ासकर उन जगहों पे, उन शहरों में जहाँ पे कोविड का ख़तरा है या फैल रहा है, तो उसमें रात को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो भी लॉकडाउन हो जाए, रात को एक दफ़ा सिटी लॉकडाउन हो जाए। कोई, मैं अपने दोस्त जो हैं अंसारी साहब से कहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालें इस मामलात में। आप क्या समझते हैं कि क्या ये ठीक अमल है? जी बिल्कुल। जिमें अपना इतने कनेडा ने कर्फ्यू का नफाज किया है ना, इस तरह पाकिस्तान भी होना चाहिए। तो लाहौर तो वैसे ही सारी रात जागदा, रात को उत्थे कर्फ्यू का कर देना चाहिए ताकि कुछ बचत हो जाए, कोई ठीक ठाक, मेरा मतलब खत्म होना चाहिए। हाँ जी, खत्म। बड़ी परेशानी है जो लोग रात नहीं उत्थे निकलते लाहौर दे विच, ते दूजे शहरों च भी होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करने वास्ते ना करना चाहिए कोई ना। भट्ट साहब तुसी की कहोगे इस बारे च? जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है आजकल। तो इसके लिए जितनी भी एहतियात की जाए कम है। मास्क तो बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा हाथ भी बार बार धोने चाहिए और गैदरिंग से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि रात को लोग जो निकलते हैं तो फिर वो काफ़ी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, करीब एक दूसरे के होते हैं, तो फासला भी, जो सोशल डिस्टेंस है वो भी नहीं रख पाते। तो इसलिए वो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी मलहूज़े खातिर रखें और मास्क भी ज़रूरी पहने। मेरा बेटा बड़ा मॉन्ट्रियल में है, उसने मुझे वीडियो भेजी थी कि वो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है और मॉन्ट्रियल में, और पुलिस गश्त करती है, पुलिस गश्त कर रही है, होटल वाली गाड़ियाँ घूम रही हैं, कोई और गाड़ी, बंदा या कोई गाड़ी नहीं है रोड पे, कोई बंदा नहीं निकलता जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए नाजरीन, एक चीज़ होती है इम्प्लीमेंट करना, जो कानून आप बनाते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। लोग जब तक लोग उसको नहीं मानेंगे तो कानून को गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है? हर चीज़ पे सख्ती ज़रूरी नहीं है। तो ये बड़ी सुलझी कौम है। अगर वो पुलिस वो जो गर्दिश करती है, गाड़ियों में फिरती है, लेकिन यहाँ पे बहुत माइनर है कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में जब कोई मरीज़ एडमिट होता है तो उसके साथ नहीं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुस सकता। यानी कि अगर मरीज़ को हॉस्पिटल में आप ले गए हैं तो मरीज़ ही सिर्फ रहेगा हॉस्पिटल में, उसका अटेंडेंट कोई नहीं होगा।
वो खुद ही सारा ख्याल रखती हैं नर्सेज, और वो सारा इंतज़ाम करती हैं। कोई खाना बाहर से नहीं आ रहा, हर चीज़ का इंतज़ाम हॉस्पिटल में ही होता है। ये छोटे छोटे अमल हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम अपने मुल्कों में भी उन पे अमल करें इसी तरह से, जी हाँ। तो हम लोग वो जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। आसानी रहेगी। तो आज हम इसके अलावा थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत पे रुख करते हैं। वो पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट को कोई फ़ाइन हो गया किसी अदारे की तरफ से, क्योंकि हमने को केस की पैरवी से पीछे हट गए थे और वो उन्होंने फ़ाइन किया, जिस पे अपोजिशन ख़ासकर नून लीग वालों ने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया कि देखें जी हम लोग जो है ना वो इज़्ज़त आबरू से बच गए हैं, चूँकि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था इसलिए वो केस खारिज हो गया। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो जो कंपनी जिन्होंने केस किया उनका जो हेड था उसने खुद आके कहा कि गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी, पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी की वजह से केस से दूर हट गई, लेकिन इनके ख़िलाफ़ सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और इनका एक कोई भांजा या भतीजा जो कहता था मैं इसका नेफ्यू हूँ नवाज शरीफ का, वो उनके पास गया और उसने रिश्वत भी ऑफ़र की उस बंदे को। तो मैं थोड़ा सा पूछूंगा भट्ट साहब, आपकी नज़र से ये खबर गुजरी है कोई किसी तरह से, आप क्या इस पे कहेंगे? जी, मैंने वो बस उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं था। ऐसा नहीं है, सबूत तो गवर्नमेंट के पास थे, पर उनकी कोई किसी पॉलिसी के तहत उन्होंने वो केस परसू नहीं किया। पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो पीटीआई हार गई है या गवर्नमेंट हार गई है इसमें और ये लोग जीत गए हैं, ऐसा नहीं है। सबूत तो उनके पास मौजूद है, पर शायद वो किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई कार्रवाई फिर बाद में अमल में शायद लाई जाएगी। अंसारी साहब, आप भी कुछ इस बारे में बता रहे थे कि नहीं उन्होंने कुछ और इस पे बात करी है? जी हाँ, वो जी कंपनी उन्होंने हायर की थी ना, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ताकि ओपन करो उन्होंने ले आओ केड़े सबूत है कि केड़े। नाज़रीन, जैसे अंसारी साहब बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस केस को दोबारा से परसू करने के लिए कहा है और ये दोबारा से केस वापस आएगा कोर्ट में। और ये जो लोग बगले बजा रहे हैं कि हम लोग बाइज्जत बरी हो गए, बरी नहीं हो गए। जो चोर है वो चोर है। और ये जो इनका जो फ्लैट्स हैं ये इनके पास कोई उसकी रसीदें नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो अपोजिशन एक से ज़्यादा दफ़ा ये चंद माह में जब से ये थोड़ा सा पीडीएम का इतिहाद शुरू हुआ है तो एक पीडीएम के सरबराह के तौर पर मरियम नवाज़ ने कितनी दफ़ा अवाम से झूठ बोला और वो चंद ही दिनों में वो आश्कार होगी सारी अंदर वाली बात के असल में ये झूठ है। ये जो अपोजिशन ड्रामे कर रही है वो मच का आप देख ले, मच में जो सानिया हुआ, इन्होंने जाके उन जो शहदा के लवाकीन थे उनको वर्गलाने की कितनी कोशिश करी कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, इमरान खान साहब नहीं आ रहे मिलने के लिए। लेकिन जब खान साहब गए तो उन्होंने सामने से सीधा ये कहा कि भी आप ही तो आखिरी उम्मीद थे हमारी, आप ही के इंतज़ार कर रहे थे, हम आपका इसलिए इंतज़ार कर रहे थे ताकि ये साने इस किस्म के दोबारा ना हो और अपोजिशन फिर एक दफ़ा उसको मुँह की खाना पड़ी। तो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करके आप सियासत में बजाय आप कोई आगे मुकाम पे जाओ, सवाए ये लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने के, और ये सिर्फ इमरान खान को नहीं देखना पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? कि वो इनको किसी किस्म का एनआरओ नहीं देना चाह रहा। वो कहता है अगर इन्होंने करप्शन किया है तो इनको फेस करना पड़ेंगे ये सारे कोर्ट के जो कितने केसेस हैं। जी आप कोई रोशनी डालें अंसारी साहब। वो जो गया ना अपना सॉरी मरवन नवाज ते अपना बिलावर मच उत्थे गए जो अफसोस करने गए, बल्कि उस तो बाद उन्होंने प्रोग्राम उत्थे रखा कोई गाने सानिया दा नहीं गाने वो जड़ा सी वो जिस दिन मच दा सानिया हो रहा सी ये लोग सारे सन उत्थे बहावलपुर। हाँ अच्छा अच्छा। ते ये बहावलपुर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਂਦਾ ਸਾਨਿਆ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇ, ਹਾਂ। ਆਇਆ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੁਝ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ 2021 ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਏ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ है। ये सिर्फ ये पहली बारी ये सिर्फ पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो कोई भी बात शुरू करता है तो वो गरीबों से शुरू करता है और उनकी फलाह के लिए काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश आइंदा है ये पाकिस्तान के सारी अवाम को ये देखना चाहिए सुनना चाहिए और कदर करनी चाहिए इस बंदे की जी हाँ, इस बंदे की कदर करनी चाहिए हर रोज़ इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं आपको मिलने वाला ना तो इसकी कोई फैक्ट्री है ना इसने कोई कारखाना आके लगाया ना इसका कोई ऐसा साथी सेपरेट अकाउंट है जिसमें ये पैसे डाल रहा है ना इसका बच्चा आने वाले दिनों में सियासत में आने वाला है ना इसका कोई रिश्तेदार जो इसको ये प्रमोट करके ऊपर ला रहा है ये हर रोज़ इस तरह माँ का हीरा जो ये बेटा है हर रोज़ इस तरह से नहीं मिलेगा आपको जो आपकी मुल्क की सरबराही कर रहा है तो सारे मिल जाएं उसके हाथ मजबूत करें उसको जो काम कर रहा है अप्रिशिएट करें बजाय उस पर तनकीद ही जी करने हाँ, के मुल्क का सोचना आवाम का सोचना जी हाँ अवाम को ज़ाती तौर पे भी बट साहब कोई जाने से पहले आप कोई कलमात कहना चाहिए बस जी वो यही बात है कि जब कोई मिल गया है काम करने वाला कोई ऐसा अच्छा लीडर मिल गया ऐसा लीडर कोई मिल गया है जिसको अपनी ज़ात के लिए कोई लालच नहीं है और जो अवाम के लिए काम करना चाहता है और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है और पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी लीडरान जो हैं वो जो हुकूमत है वो एक पेज पे है तो इनके जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं सिर्फ वही नहीं चाहेंगे इसको काम करने देना जो पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ हैं जो पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ हैं वही पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ हैं तो ये सारा इंडियन एजेंडा है और ये सारे लोग जो हैं ये इंडिया के पेड लोग हैं और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला करे आमीन पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे और पाकिस्तान के इस लीडर को ये काम करने दें और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह जी भट्ट साहब बहुत शुक्रिया जी आपके इन कलमात का अंसारी साहब तुसी कोई आखिर च कोई कलमात कहना कोई गल करनी चाहो तो दस लो यही है भट्ट साहब ने भी कहा था अल्लाह ताला इन्होंने हिदायत देवे और मुल्क का अच्छा सोचन तो मुल्क के वास्ते इन्हों का साथ देन तो बाद पहले भी कह चुके हैं इलैक्शन होने तो आवाम इन्होंने वोट देंगे ये अगे आ जाएंगे जी हाँ नाजरीन जैसा कि अंसारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन तो होने ही हैं साल नहीं तो 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे जब अगर अवाम आपको मुतखिब करती है तो आप ज़रूर आएँ सर्व करें वैसे पिछले 30 साल में अवाम ने देख लिया आपने जितना सर्व लोगों को किया और कितना अपनी फैमिली को किया और सिर्फ कोई कारोबार ये लोग जो करें जैसे PDM की जमातें जो हैं आप लोगों ने कभी इस बात पे मैं ये बात हर प्रोग्राम में बार बार दोहराता हूँ अगर ये कोई कारोबार करें तो मुनाफा हो जाए और अवाम कारोबार करे तो नुकसान हो जाए कोई ऐसा फार्मूला नहीं बता सकते अवाम को कि आप लोग ये काम करो ताकि आप लोग भी अपने अपना अच्छा प्रोग्राम दस भी असं आवांगे तो आप प्रोग्राम साडा असीं तुहानूं अच्छा सोचांगे जैसा कि खान साहब ने आपको बताया पिछले दिनों में बताया कि हम पाकिस्तान में अब शहद जो हनी है उसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं पाकिस्तान ऑलिव प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है जो सियालकोट की जो वो है वो बूम कर रही है और जो फैसलाबाद का कपड़ा है मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया वो ब्रांडेड कपड़ा अब कनाडा अमेरिका इंग्लैंड में भी पाकिस्तान का कपड़ा आ रहा है बेशक कुछ लोगों ने मुझे तनकीद की कि ये कपड़ा इसलिए आ रहा है कि वो अभी वो जो एग्रीमेंट थे पहले बांग्लादेश के साथ या इंडिया के साथ ख़त्म हो गए तो अभी ये पाकिस्तान को ऑर्डर मिल रहे हैं बाद में सॉरी कामरान साहब हुण इत्थे 3 फ्लैटां आंदियां पाकिस्तान च PI दियां तिन्हां विच पैसेंजर घੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਾੜ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲਟੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ
जी अंसारी साहब दस दे कि असले जड़ा ना वो प्रोडक्ट जड़ी खान पीन वाली जिदा वेजिटेबल ते फ्रूट वो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे अब अपनी गवर्नमेंट को कहूँगा कि पहले तो इसकी आपको अगर ये पैदावार बढ़ानी है, ऐसा ना हो कि आप सारा एक्सपोर्ट करने पे बांध लें और वहाँ पे उसकी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए। अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मराद दें, उसको बीज जो है, बीज जो सीड है किसी प्रोडक्ट का हर किसान को फ्री दे। कोई भी सीड को क्या करेगा, सीड को कोई बंदा क्या करेगा रख के अगर वो ज़रूरी नहीं है, तो सीड सारे किसानों को फ्री दे ताकि उनका वो खर्चा कम हो जाए। और खाद जो है, खाद पे इतना ज़्यादा रायत दे दें, कोई खाद घर में रख के क्या करेगा, कोई फजूल आदमी घर में रखेगा क्यों, जब मिल जाती है बाज़ार से या गवर्नमेंट दे रही है किसानों को, खाद दें। बल्कि मैं ये कहूँगा खाद से ज़्यादा उनको नेचुरल बताएं, नेचुरल तरीके से किस तरह बेहतर जो है वो काश्तकारी की जा सकती है। जो आप नेचुरल तरीके से काश्तकारी करेंगे वो 3 गुना कीमत पे ज़्यादा बिकेगी, जिसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। अगर कुछ किसान अगर नेचुरल तरीके से सब्जियां उगाते हैं बगैर खाद के, तो वो उन लोगों को समझ कर लेनी चाहिए। मैं इस जगह से, इस प्लेटफार्म से अपने किसानों को ये बताना चाहता हूँ, आप बगैर खाद के ज़मीन को अच्छा तैयार करें और जो फसल तैयार करें वो आम कीमत पे मत बेचें। आप उसको बताएं, गारंटी करें कि ये ऑर्गेनिक फसल है। ऑर्गेनिक फसल की कीमत आम फसल की कीमत से 2 या 3 गुना ज़्यादा महंगी है। आप खाद नहीं ले सकते, ना लें, अच्छी प्रोडक्ट तैयार करें, लेकिन बेचने से पहले बताएं कि ये ऑर्गेनिक है, इसको ऑर्गेनिक तरीके से उसका पैसा आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पे पानी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि किसान को पानी के लिए उसकी हर तरह से मदद करे। अगर वो ट्यूबवेल लगाया हुआ है तो उसके बिजली में रिबेट दे, उसको इतनी ज़्यादा रिबेट दे कि वो अपनी फसलों को आसानी से पानी लगा सके। जब हम अपनी पैदावार को इतना ज़्यादा ले जाएंगे ऊपर कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, फिर आप उसको जितना मर्जी एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान दुनिया के उस खिते में वाक़या है जहाँ 12 महीने काश्तकारी होती है। 12 महीने किसान अपनी फसल से कोई ना कोई, अपनी ज़मीन से कोई ना कोई फसल ले रहा होता है। खान साहब सॉरी ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ 12 ਸਾਲ 'ਚ 3-3 4 ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ डिमांड होंदी उनके तू ज़्यादा मार्केट च आएगी तो महंगाई टूटेगी। हाँ, इसलिए आ रहा माल एक हाँ वो बेशक ग्रीन हाउसेस है ने पाकिस्तान, लेकिन हाले भी वो महंगाई नूं तोड़न वास्ते बहुत ज़रूरी है कि जिहड़ा बंदा प्रोडक्ट बना रहा, जिहड़ा ग्रो कर रहा, वो किसान आ, उनकी हर सूरत च मदद करो। जो खान पीन दी चीज़ां सस्तियां हो जाणगियां उसले फिर वो भुख घट जाएगी। हर माड़ा बंदा इनू जो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, फिर चोरी घट जाएगी, धोखा घट जाएगा, बीमारी घट जाएगी, क्योंकि वो फसलां साफ सुथरियाँ तो ताज़ियाँ आएंगियां। फिर मैं नाजरीन से दोबारा वापस जाना चाहता हूँ। नाजरीन कुछ ऐसा करें, आप घरों में अपनी चीज़ें उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घर में काश्तकारी करें। जो थोड़ी सी जगह है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर काश्त करें जिससे आपको टमाटर, धनिया, पुदीना, मिर्च और छोटी छोटी जैसे गार्लिक, जिंजर आप घर में छोटी सी जगह पे लगा दें, आपको वो घर से मिलना शुरू हो जाए। तो ये बेहतरीन तरीका है सर्वाइव करने का, महंगाई से बचने का। तो मेरा अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान की खैर करे। हम इजाज़त चाहते हैं, थोड़ी देर हम ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं, उससे पहले हम एक नारा ज़रूर लगा के जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। नाजरीन इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।